सेक्रेटरी के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। सी ठीक सी है। एस है सर, वो सी एस की एक डिग्री है इंडिया के अंदर, कंपनी सेक्रेटरी। ओके। इसी तरह जैसे मैंने अभी, अच्छा आप इंडिया से हैं अहमद साहब? नहीं, पाकिस्तान से। मेरा एक पाकिस्तान दोस्त से। है इंडिया का, वो सी एस कर रहा था, उसने हाँ बताया था हाँ। सेक्रेटरी तो कोर्स। पाकिस्तान में भी है कंपनी सेक्रेटरी का इंस्टीट्यूट। सही। तो वो भी सर्टिफिकेट इशू करते हैं। उसके अलावा आपका मिनिमम ग्रेजुएशन का है। और नॉर्मली ज़्यादातर जो कंपनी सेक्रेटरी बने होते हैं, ये आपको फाइनेंस के बंदे, या सीए किया हुआ, या अच्छा। कॉमर्स के एमकॉम लेवल के होते हैं, ये लोग ज़्यादातर आपको मिलेंगे। अगर वो कंपनी सेक्रेटरीज का उसने सर्टिफिकेशन की हुई है तो वो बंदा इसमें आता है। ओके। यानी कि ये क्या हो गया जी इसका, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ठीक है सर। Where charges have been registered, which ranks lowest? Fixed charge, floating charge, preferential charge, unsecured charge। जी अब्दुलरहमान साहब। सर मैंने डी लगाया इसका। ठीक है जी। और अब्दुलरहमान साहब आपने? सर ये सवाल मुझे वैसे समझ में नहीं आया। चार्जेस किस एक्सप्लेन। चीज़ के हैं सर? अहमद चार्जेस साहब किस चीज आपको? के? मैंने ये आंसर नहीं करा सर। ये चार्जेस जो होता है ना, ये बेसिकली जब आप प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग या फाइनेंसिंग करते हैं ना, तो ओके। उस वक्त बैंक जो इंस्टीट्यूशन, जो आपको फाइनेंशियल फाइनेंस कर रहा होता है ना इंस्टीट्यूट, सही। वो क्या करता है, वो आपके एसेट्स, आपके यानी कि सिक्योरिटीज जो होती हैं, हम्म। उनको वो मॉर्गेज कर देता है। ठीक है। नॉर्मली इसके लिए एक चार्ज का टर्म यूज की जाती है। चार्ज ये, टर्म, ओके। ठीक है, एक पारी पासु होता है, ये एक टर्म बोली जाती है। और उसके अलावा इसकी रैंकिंग होती है। ठीक ओके। है। जैसे इसने बताया, फिक्स चार्ज है, फ्लोटिंग चार्ज है, प्रेफरेंशियल चार्ज है, अनसिक्योर्ड चार्ज है। अब अनसिक्योर्ड की जब बात आती है ना, तो आपके जो डेटर्स होते हैं ना, वो हम्म। अनसिक्योर्ड होते हैं। उनके ऊपर जब आपकी रिसीवेबल्स के ऊपर चार्ज आता है ना, वो सिक्योर नहीं होता, उसको अनसिक्योर्ड के अंदर लेकर जाते हैं। अब प्रेफरेंशियल की बात वो करता है, जैसे कि अगर उसने प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करवाई, तो सबसे पहले आपके जो भी पेमेंट आएगी, वो बैंक के लोन के लिए होगी। हम्म। बैंक का लोन डिस्चार्ज होगा पहले। अच्छा। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स को पेमेंट्स की जाएगी। की फिर उसके पेमेंट। बाद वो रैंक वाइज प्लॉट होगा। अब क्या होता है, जब प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग होती है, तो उसके लिए अलग अकाउंट्स खोले जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे यूएई के अंदर आप देखते हो कि क्या रिटर्न डेवलपर्स जो होते हैं, मेरे इस वक्त वो दिमाग से उसका निकल गया, ये जो एक अकाउंट खोलते हैं, क्या कहते हैं इसको, चले मेरे जहन में आता तो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। अचानक ही स्किप हो गया। ये एक, क्या होता है, सबसे पहले जितनी भी पेमेंट है वो उस अकाउंट में आती है। आप क्या एस्क्रो अकाउंट करते की हो? बात कर रहे हैं आप, एस्क्रो? हाँ, एस्क्रो अकाउंट, सही ओके। सही। एस्क्रो अकाउंट के अंदर, ठीक है जी, वो पेमेंट उधर आती है। आपका डेवलपर्स जो होते हैं, वो अपनी इनवाइसेस वगैरह, जो आपका जो आर्किटेक्ट कंसल्टेंट है, वो अप्रूव कर रहा होता है, तो वो इनवाइस फिर बैंक के पास जाती है। बैंक को आप कहते हो जी कि ये पेमेंट रिलीज करनी है फला फला बंदे को, आप उसकी बाइफरकेशन देते हो, तो वो एस्क्रो अकाउंट से वो पेमेंट करता है अपने, आपके जो सप्लायर्स हैं, आपके जो काम करने वाले हैं, जो जितना भी वेंडर्स आपके साथ लिंक्ड हैं, उनको वो पेमेंट वहां से आपकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वो पहले, क्योंकि वो चेक करते हैं कि आपके कंसल्टेंट ने जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया है, उसके मुताबिक आपकी जो पेमेंट है वो उससे मैच कर रही है, तो उतनी उतनी पेमेंट वो एस्क्रो अकाउंट से पे करते हैं। लेकिन यहाँ पे डेवलपर्स क्या करते हैं, अब तो मेरा ख्याल है कि ज़रा थोड़ी सी सख्ती हो गई है, रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं कि एस्क्रो अकाउंट के जरिए आप लें। लेकिन नॉर्मली क्या करते हैं, ये कैश की शक्ल में ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर रहे होते हैं, एस्क्रो अकाउंट से कुछ पेमेंट्स मंगवा रहे होते हैं, हम्म। क्योंकि
एस्क्रो अकाउंट में जब पेमेंट आ जाती है तो वो फिर बाउंड हो जाते हैं कि जब तक वो उसकी अप्रूवल नहीं होगी उस वक्त तक वो पैसा नहीं निकाल सकते। हम्म, तो कैश की शक्ल में उनके पास एक फ्रीडम होती है, वो जैसे मर्जी इस्तेमाल करते हैं। जी, ठीक हो तो गया जी। ये सर फिर इसका रेट रो। डी जो है ओके। सेकंड का जो है वो डी है। डी, अनसेक्यूर्ड चार्ज। हाँ जी, अनसिक्योर्ड चार्ज। ठीक है जी। ओके। लोएस्ट रैंक क्या है? अनसिक्योर्ड चार्ज। ए लोएस्ट। मॉर्गेज चार्ज, मॉर्गेज ओब्लिक चार्ज। अब यहाँ अगेंस्ट देखें उसने मस्ट बी मॉर्गेज रजिस्टर्ड इन ओब्लिक हाउ मेनी चार्ज डेज। दोनों ओके। टर्म्स यूज कर दी हैं। सही। अप्लाइड हाँ, अगेंस्ट अब कंपनी। समझ में आ गया सर, ठीक है। जी, अप्लाइड अगेंस्ट कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड इन हाउ मेनी डेज? 7 days, 21 days, 28 days, एनी टाइम। क्या है लो सर? जी सामी, क्या बोल रही हैं आप? सर मैं मुझे तो इसका आंसर नहीं पता, मैंने 21 डेज लगाया क्योंकि 21 और 14 डेज ही फेवरेट हैं लॉ के। सही। ओके जी। जी इमरान साहब। सर मैं तो एनी टाइम लगाया एनी टाइम। ओके, अब्दुल रहमान साहब। सर मैंने 28 डेज लगाए। और हमें साहब आपने कुछ? मैंने ये नहीं किया सर क्वेश्चन। 21 days। 21। ठीक है जी, ओके। ये अपने जहन में रखिएगा ये वाली चीज। ये बताइए। देखें, अब ये वाला जो क्वेश्चन है हम्म, ये बिल्कुल एक हार्ड क्वेश्चन है। हार्ड से मीन कि इसके जो जितने स्पेसिफिक दिन हैं वो उतने ही हैं, उसमें चेंज नहीं आएगी। ये कोई अच्छा। आपको एक जनरल नॉलेज के हिसाब से इसकी नहीं। आप एडजस्ट नहीं कर सकते, या आप इसको कह लें कि तुक्का नहीं मार सकते। हम्म। इसको याद करना पड़ेगा। बाकी तो जब कुछ नहीं है आपके जहन में तो फिर तो तुक्का मार ही लेंगे। ठीक है ना? तो ठीक है यानी सर। इसका है 21 days। यहाँ पे आ गया ए मॉर्गेज चार्ज अप्लाइड अगेंस्ट कंपनी मस्ट रजिस्टर्ड इन हाउ मेनी डेज? 21 days। कीप इन योर माइंड। Redeemable capital is based on interest, not based on interest or ordinary shares, none। जी। रिडीमेबल कैपिटल होता नहीं है सर, मैंने डी रखा है। जी सामिया। सर रिडीमेबल कैपिटल तो ये है ना कि आप किसी भी टाइम उसको, जो भी टाइम लिमिट है उसके बाद रिडीम कर सकते हैं। तो इसको, और ये ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं है, तो मैंने वैसे इसका डी लगाया है, नॉन। पहले दो मुझे इंटरेस्ट और नॉन इंटरेस्ट कभी शेयर कैपिटल पे हुआ ही नहीं है, तो इसलिए फिर डी है। रिडीमेबल कैपिटल की बात हो रही, ठीक है जी। चले, रिडीमेबल के ऊपर हम अभी डिटेल में करते हैं। पहले तो क्वेश्चंस का पता चले कि आपने लगा दिया डी। जी अब्दुल रहमान साहब। डी है सर मेरा भी। बी किसने लगाया? डी इमरान डी साहब। नॉन डी, डी डी। अच्छा जी, डी हो गया, ठीक है जी। सर ये हाँ, सर ये रिडीमेबल कैपिटल आई थिंक ये बॉन्ड्स की तरह के होते हैं, तो इस बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होगा इस पे, आई थिंक। जी हाँ मैं साहब। सर मैंने डी लगाया था। इसका आंसर है जी बी। पहले तो ये देखिए कि रिडीमेबल डी, कैपिटल के, नॉट बेस्ड। रिडीमेबल की जैसे कि सामिया तो ने क्या बोला आंसर है, डी और बी? रिडीमेबल जी, रिडीमेबल कुछ अरसे के आंसर बाद क्या है सर? रिडेम्पशन हो जाती है। रिडेम्पशन का मतलब होता है जिसने इशू किया उसी ने ही आपका कोई भी चीज है, मैं अभी जनरल पे इसको रखता हूँ, कोई भी चीज है आप रिडीमेबल चीज कोई परचेज करते हो तो वो जिस कंपनी ने या जिस इंस्टीट्यूट ने वो इशू किया होता है वो ही उसको वापस आपसे बाय करता है। ठीक है? और वो बाय करने की कंडीशंस डिफरेंट है। मसलन एक कहता है जी कि मैं आप मुझसे आज 10 रुपए का लें तो वो आपसे मैं इतने अरसे के बाद 15 रुपए में मैं आपको खरीद लूंगा। ठीक है? उसके अलावा अगर आप देखेंगे इसमें मुदारबा के अंदर, आप देखते हो मुदारबा में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो नॉर्मली क्या होता है, वो रिडीमेबल आपको यूनिट्स देते हैं जो कि उनके ऊपर डिविडेंड जो एनुअली जो भी सिलसिला उनका है, जो रेट है उसमें कोई रेट फिक्स भी नहीं होता। उसका होता ये है कि मुदारबा के अंदर आप जब इन्वेस्ट करते हो तो वो डिफरेंट पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करके वहां से जो रिटर्न आता है उसमें से अपने चार्जेस और अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालने के बाद जो बाकी बचता है वो एज एन डिविडेंड आप लोगों को, या जिन्होंने वो यूनिट्स खरीदे होते हैं उनको वो एक परसेंटेज के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं।
रिडीमेबल कैपिटल में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको इन्वेस्टमेंट जो होती है ये इंटरेस्ट बेरिंग नहीं होती। ठीक है, आप जब शेयर्स खरीदते हो तो आपका कोई किसी किस्म का उनसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कि जी कि मुझे आप क्या रिटर्न दोगे। आप देखते हो कि मार्केट वैल्यू इतनी है, अच्छी जा रही है, ये कंपनी अच्छी है, इसका रिटर्न अच्छा होता है, ये डिविडेंड अच्छा देते हैं, तो आप उसको परचेज कर लेते हो विदाउट एनी कंडीशन ऑफ इंटरेस्ट। रिडीमेबल कैपिटल जब आप कैपिटल रेस किया जाता है तो उसके अंदर इंटरेस्ट की या डिविडेंड की कोई कैद नहीं होती, कोई रूल नहीं होता। तो इसलिए नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट बेस्ड नहीं होता। हाँ, रिडीम का कब किया जाता है देखते हैं, जो मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर रिडीम कर लिया। ठीक है, आपने सपोज जैसे मैंने पहले बोला कि 10 रुपीज का आपने शेयर्स खरीदा, लेकिन आप जब रिडीम कर रहे हो तो वो 15 रुपीज में आप ले रहे हो, यानी 5% का आपको मार्जिन मिल रहा है। तो इसलिए वो मार्केट प्राइस के मुताबिक या एज पर कॉन्ट्रेक्चुअल जो भी जिस वक्त परचेज किया आपने एग्रीमेंट किया उसके मुताबिक आपको वो रिटर्न मिलेगा। इसका इंटरेस्ट बेस्ड नहीं होता, नॉट बेस्ड ओके ऑन सर, तो इंटरेस्ट। बी आंसर है। जी। सर ये एक्चुअली कंफ्यूजन इसमें ये है कि वो कैपिटल हम लोग यूजुअली यूज करते हैं ना, तो ये रिडीमेबल मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना है। तो ये कोई देखिए टर्म्स है रिडीमेबल कैपिटल ऑल्सो? जी, ये रिडीमेबल कैपिटल की टर्म है, ये नॉर्मली क्या चीज है, ये वैसे प्रैक्टिकली ऐसा मतलब नहीं है। शेयर शेयर जो भी शेयर के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो वो कंसिडर एज रिडीमेबल कैपिटल भी होती है? देखिए, रिडीमेबल के लिए मैंने आपको मुदारबा की एग्जांपल दी है। जी हाँ, ठीक बिल्कुल है, समझ में आ गई तो वो। मुदारबा जो होता है वो ज्यादातर वो रिडीमेबल पे ही चल रहा होता है, ओके। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ शेयर। यस। रिडीमेबल शेयर, ऑर्डिनरी शेयर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफर्ड शेयर। जी। लेकिन वो हमारा कैपिटल तो नहीं है सर, वो हमारी इन्वेस्टमेंट ही है ना एक किस्म की। इन्वेस्टमेंट क्या होती है सर? वो हमारे एक बिजनेस में होती है ना, लेकिन ये तो हमने किसी और के पास की है। कहीं भी आप लगाते हो तो आप अच्छा। उसको, वो कैपिटल ही टर्म है ना। ओके। आपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न लेना है सही। थ्रू बिजनेस और थ्रू आप कोई एक फिक्स चार्ज है वो ले रहे हो, फिक्स रेट के ऊपर ले रहे हो, वो तो कैपिटल ही है ना। ठीक है सर। जी। सामने कुछ बोल रही हैं आप? सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शेयर मैंने इसको टिक किया है 5 का। सी सी में टिक ये किया मैंने था। शेयर नहीं सुना हुआ कभी सी पहले। सी सी। ठीक हो गया जी, आपका सी हो गया। और डी कौन बोल रहा है जी? नहीं सर, मैं भी सी बोल रहा था। सी बोल रहे थे, ठीक हो गया जी। जी अब्दुलरहमान साहब। सर सी है सर, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शेयर तो आज तक मैंने नहीं सुना सर। जी एक्स्ट्रा। हाँ मैं साहब, आपने? सर सी, सी मैंने किया है। आज तो सब ने एक ही, क्या बात है आपका। ठीक है जी, सब ने ठीक लिखा। इसमें से सारों ने बराबर नंबर ले लिए, पूछा तो नहीं ना एक दूसरे को। चले जी। नो सर। विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपनी कैन नॉट बी लॉफुली क्रिएटेड। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपनी कैन नॉट बी लॉफुली क्रिएटेड। ठीक है जी, समझ आ गई है? जी सर। A public limited company with a share capital, a public लॉफुली है। limited company without a share capital, a private limited company without a share capital, a private unlimited company without a share capital, a private limited company with a share capital, a private unlimited company with the share capital। जी, इसमें से आप बताइए कौन सा है? सर मैंने एफ सेलेक्ट किया। एफ सर सिलेक्ट डी किया है। तो उसका कोई भी नहीं किया, क्योंकि इसकी नहीं समझ आ रही थी, मैंने कोई सिलेक्ट ही नहीं किया। सर मैंने भी एफ किया है। जो अनलिमिटेड कंपनीज है वो तो आप इसको डिलीट मारे ना, बाकियों के ऊपर बात करें। ओके ठीक है, ये डिलीट कर देते हैं। सर बी होगा सर, अ पब्लिक लिमिटेड बी हो कंपनी नाउ विदाउट अ शेयर कैपिटल। पब्लिक लिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर, पॉसिबल सर, बी इज पॉसिबल। आपकी बिजनेस कंसेंसस तीनों चारों की एक इस बी पे ही है जी। बी पर है सर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी
विदाउट शेयर। बी है प्राइवेट जी, सर ये लास्ट वाला सी ई ई ई भी हो सकता है सर। बी है आपका। बी एंड ई कोई बी सर, बी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी विदाउट अ शेयर कैपिटल। ओके। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विदाउट अ शेयर कैपिटल जो है सर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर देखिए शेयर कैपिटल जो है उसके अंदर आप देखते हो लिमिटेड बाय लाइबिलिटी का आता है, ये तो शेयर कैपिटल होगा। ओके ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल तो होगी नहीं। विदाउट शेयर नहीं हो सकती बी। ओके। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज लाइक अ एविडेंस, बर्थ सर्टिफिकेट बोथ ए एंड बी एंड नन। सर मैंने सी लगाया है। सर ये बी होगा सर, बर्थ सर्टिफिकेट। जी सामिया। सर मेरा सी है। सर मैंने बी लगाया है, मुझे बी और सी में कंफ्यूजन थी लेकिन बी मैंने हाईलाइट किया है। वो दोनों ही है ये, आप लोगों ने क्या किया है, एविडेंस भी है और बर्थ सर्टिफिकेट भी है। ठीक है, सी मैंने लगाया ना, आपको पहले बताया सी लगाया था क्योंकि क्या बात है, एविडेंस भी है आपको और मैंने पूरे नंबर दे दिए जी, आप पूरे नंबर ले लें। ठीक है जी। सर मेरे अभी तक ना 6 पहले हुए हैं तो हाफ राइट है और हाफ रॉन्ग है। चले अभी एंड में देखते हैं कि कहाँ तक पहुंचे आप। एवरी शेयर होल्डर इज अ मेंबर ऑफ कंपनी, नॉट मेंबर ऑफ कंपनी, ऑनर ऑफ कंपनी, बोथ बी एंड सी। मैंने तो ए लगाया है। ठीक है जी, हामिद साहब। सर मैंने भी ए लगाया है। एवरी शेयर होल्डर इज ठीक। सी। और अब्दुल रहमान साहब। यस सर, मेंबर ऑफ द कंपनी सर। ग्रेट। यस सर मेंबर ऑफ होगा 3 स्टार। क्योंकि एक लास्ट वाला एक और क्वेश्चन है जिसमें मेंबर का ही है वो मेरा। मेंबर ऑफ कंपनी है जी, यस। आपका एक ए है। ओके। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है अहमद एवरी साहब शेयर आप क्वेश्चन होल्डर कर नहीं सर। सकते हैं, हम अगर ये ये क्लैरिटी है तो कंफ्यूजन हम आगे क्लियर हो चलें। गई ना सर, क्लियर हो गई कंफ्यूजन। If company restricts transfer of its shares, then this company is a public company, private company, holding company, existing company. Public companies may offer their shares to the public, whereas private companies may not. हाँ जी, कंपनी रिसीव। आसान सा सवाल है। यस सर सर, ये बी आसान लगाया है है, सर। प्राइवेट कंपनी। यस सर, पहले सब कौन सा बोल रहे लगाया थे। फिर? सर मेरा तो सर मैंने आंसर ये है। प्राइवेट। और मैंने तो ई लगाया है। बी। ए बी सी करके ऐसे बोले ना। सर बी लगाया, बी फॉर बिग। ओके जी। जी सामिया। जी सर मैंने भी प्राइवेट कंपनी बी। बी हामिद। सर, बी है सर, अब्दुल रहमान। खान साहब। ई लगाया सर, लास्ट वाला बताया ना पहले ई। तो यार बी है, इतनी बार बोला है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर रिस्ट्रिक्शन होती है, वो आप इंडिपेंडेंटली आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। भूल ठीक है गए? सर, करेक्ट कर लिए सर। इसको बाद में नंबरों में शामिल ना कर देना। None company shall issue quarterly paid share, partially paid share, both A and B, none. सर इशू के बाद ये सी। इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, ई ये लगाया। समझ में नहीं आया था सर। कौन सा? सर सी नो कंपनी होगा। शेल इशू, आगे कुछ है नहीं इसके। शेल इशू मतलब इशू क्या चीज समझ में नहीं आ रहा। आगे नीचे ए बी सी आपने पढ़ा शेयर की बात हो रही है। है जी। क्वार्टरली पेड शेयर, पार्शली पेड शेयर, बोथ ए एंड बी एंड नन। नन। सर मैंने सी लगाया है, बोथ ए एंड नन बी। ई कैपिटल लगाया फुली था। पेड शेयर कैपिटल होना मैंने चाहिए। सही लगाया। अच्छा, अब्दुल रहमान साहब। हाँ जी हामिद साहब आप बोलिए। सर इट्स लुक लाइक डी, नन। ओके, इमरान साहब। सर ये क्वार्टरली पेड शेयर। सी बताया था सर मैंने। क्वार्टरली किसने बोला? सर मैंने बोला सर, क्वार्टरली पेड शेयर। आपका ठीक है जी। अब देखें, शेयर्स जो हैं वो पार्शली भी पेड हो सकते हैं। यार मैं सीपीए के इम्तिहान में ना कॉर्पोरेट टैक्स में फेल हुआ हूँ, मुझे भी चाहिए क्लास। ठीक है सर, आप भी ले लें।
सर जी आप तो हमारे बॉस हैं, हमारे उस्ताद, उस्तादों के उस्ताद हैं, हम आपको कैसे पढ़ा सकते हैं। बड़ी मेहरबानी। नहीं सर देखो, एक स्पेशली इंसान अकेले कुल नहीं होता जी। जो हमारे पास एक्वायर्ड नॉलेज है, डिवाइन नॉलेज या नबियों के पास था या इमामों के पास, हमारे पास तो एक्वायर्ड है। यस सर, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सर साम्या आप अगर आप फाउंडर हैं, साम्या आप इमरान साहब को पहले जानती थी। ये वाले जो इधर इमरान है। हाँ, ये इमरान नहीं, इमरान शाह साहब जो अभी डिवाइन की बात हाँ, कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने उनको अभी ही जाना है, लेकिन ये तो आपके शहर के बड़े मशहूर प्रोफेसर रहे हैं, आपको पता ही नहीं। हाँ जी, वो मैं जब, मेरा ख्याल है ये जब मेरी बर्थ ईयर्स में ही इन्होंने उधर से छोड़ दिया था। शाह जी इतने पुराने हो तुसी। सर है नहीं अभी जब इधर। इन्होंने एम कॉम किया, हाँ जी, तब तो मैं पैदा हुई थी। हम्म। तो सर ने एमकॉम कब किया था सर वैसे? इन्होंने एमकॉम किया था, ठहरो, 93, 97, एट एट या 99 में किया है। हाँ, इन दोनों में नहीं ही नहीं किया सर, है। 93 94 में ख्याल है। 93 94 में नहीं हो सकता, क्योंकि उस वक्त तो ग्रेजुएशन कर रहा था ये बंदा। 92, 91, 92, 93, 94 ग्रेजुएशन, 95 और 6। अब 6 या 7 की बात कर सकती हैं। 7 में तो एमबीए कर रहा था ये। हाँ, चलें, तब टोडलर थी मैं, तभी भी मुझे नहीं पता इनका। क्योंकि उस वक्त मैं आईसीएमए में था। ये मेरा बैच फेलो दोस्त गुजरा का ही, दोनों हम बस मोहल्ला साथ साथ ही है। प्रोफेसर आतिफ साहब जी मेरे क्लास फेलो हैं, जो अगर आपको शिबली कॉलेज वाले पता हो तो। सर टाइम बहुत ज्यादा हो गया, मींस मैंने 2010-11 में 12 में एफएससी की है, तो अब इतने 12-13 साल हो गए हैं। हमने तो, इमरान ने तो मेरे से पहले ही गोइरा छोड़ दिया था, मैं परमानेंटली 97 में छोड़ा था। अच्छा जी। The term promoter describes anyone who is involved in the formation of a company. True or false? True or false? हाँ जी, दसो हामिद साहब यस सर। बोले। सर मैंने इसका ट्रू क्लिक किया है, उससे पहले वाला मेरा रॉन्ग था, वो पहले वो मैंने किया है मेरे सर, को। मैंने ट्रू मेरा भी है। ओह, 11 के ऊपर बात करें जी, ऊपर वाला तो हो गया ना, क्वार्टरली पेड शेयर हो गया ना, इसका बताएं। नो, ट्रू आपने लिखा जी सामिया। ट्रू मेरा क्वार्टरली भी, था सर पहले वाले का। ट्रू मेरा भी है। जी सर, मैंने ट्रू ट्रू को क्लिक किया है। ओके, और सर ये हामिद साहब प्रमोटर का मुझे समझ में नहीं आया, व्हाट इज प्रमोटर, आई डिड नॉट परफॉर्म। बताते हैं जी, बताते हैं। हाँ जी, हामिद साहब। सर मैंने ये नहीं कर रहे क्वेश्चन। नहीं किया, ठीक है जी। अब्दुल रहमान साहब। यस सर, ट्रू होगा सर। खान साहब। सर हाँ ट्रू हो, मैंने बताया मैं ट्रू ही है। हाँ जी, ये ट्रू है। देखो जी, प्रमोटर कौन होता है। प्रमोटर की डेफिनेशन के अंदर चीज है जो आपका बिजनेस एस्टेब्लिश करता है, या आपके जो शेयर्स को फ्लोट करवाने के लिए आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, वो प्रमोटर क्या है। प्रोस्पेक्टस जब बनती है सर उसको प्रमोटर, वो मार्केट प्रमोटर में का प्रमोट करता है। सर प्रमोटर का ये एडवांस में। प्रमोटर जो है आपका अपना मेंबर भी हो सकता है। आपके जो इनिशियल मेंबर्स हैं जो फॉर्मेशन के लिए होते हैं, वो भी प्रमोटर हो सकता है। आप बाहर से कोई बंदा, थर्ड पार्टी भी आप हायर करके प्रमोटर बना सकते हैं। ठीक है, एजेंट भी इसे कहते हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन अ पब्लिक कंपनी एंड अ प्राइवेट कंपनी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डिफरेंस। क्वेश्चन में दोबारा इसको रीड करूंगा ताकि आप इसको अंडरस्टैंड करें स्टेटमेंट को। देयर आर अ नंबर ऑफ डिफरेंसेस between a public company and a private company,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डिफरेंस, इज नॉट अ वैलिड डिफरेंस, इस पे जोर है। अब मुझे ये बताएं, मैं ये चारों को पांचों को नहीं पढ़ूंगा, आप बताएं ABCDE कौन सा है। जी मैं अब्दुल रहमान से शुरू करता हूँ जी। यस सर। सर ये एक मिनट सर, ये थोड़ा इसको भी मैंने, क्योंकि दो चीजें मिक्स हो रही हैं इसमें। तो इसीलिए तो क्वेश्चन है, नहीं तो वो क्वेश्चन क्यों हो। पब्लिक कंपनी मस्ट हैव, सर पहले डी, डी है पहली सर। बात, ठीक है जी आपने डी बोल दिया। क्वेश्चन की समझ आ गई हुई ना। अगर क्वेश्चन आपको क्लियर है ना, तो आप आंसर इसको आसानी से दे दोगे। डी आ गया जी अब्दुल रहमान से। जी सामिया। सर मैंने मुझे सी लग रहा है, क्योंकि मैंने ये नहीं पढ़ा कि कहीं पे ये लिखा हुआ है कि मिनिमम होना चाहिए शेयर कैपिटल ऑफ 50,000। ओके जी हामिद साहब। सर मैंने बी पे क्लिक किया है। जी इमरान साहब। सर सी पे किया है, क्योंकि कहीं इस तरह की कोई बताया तो नहीं जाता कि कितना कैपिटल हो ना हो। डी किसने लिखा था, आप में से किसी एक ने डी बोला था। सर मैंने डी बोला था, अब पब्लिक कंपनी क्या मस्ट। बात है जी, आपको 10 नंबर देते हैं हम। पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एट लीस्ट 2 मेंबर, प्राइवेट नो नीड ओनली 1 मेंबर। जी सामिया कुछ समझ आई। ओ सर मुझे टी लगा था, क्योंकि वो उसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये भी है कि कितने होने चाहिए, लेकिन मैंने सी को इसी वजह से लगाया था कि मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं है कि शेयर कैपिटल 50,000 होना चाहिए, या हो सकता है मैंने चलो स्किप किया हो। सो डी इज द कोई आंसर बात सर। नहीं जी, इसका आंसर डी है। अब ये वाली चीज अपने जहन में बिठा लीजिए जरा थोड़े से इसको, क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कंफ्यूज कर रहा है आप लोगों को। तो इसलिए मैंने इसको 2-3 मरतबा इसका क्वेश्चन पढ़ा था, ताकि आपको क्लैरिटी आएगी, कि अंडरस्टैंडिंग आएगी कि किस चीज पे जोर दिया जा रहा है, किस चीज पे जोर नहीं है। समटाइम ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएंगे जो आपने कभी नहीं, जैसे अभी ये वाला आपने नहीं पढ़ा या नहीं देखा या आपसे ओवरलुक हो गया, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना क्वेश्चन की, उसके ऊपर आप जरा थोड़ा सा टाइम लगा लें, यानी थोड़ी सी उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि ये कहना क्या चाह रहा है, ताकि आप लोग उसको करीब तरीन आप पहुंच जाएं। एक ये तरीका भी आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है जी। ओके सर। रिमूवल ऑफ CEO इज डन बाय डायरेक्टर्स ऑनर स्पेशल रेजोल्यूशंस, नन। डायरेक्टर्स। ओके। सर मैंने भी ए यस सर। सेलेक्ट, इट्स लुक लाइक सी एज वेल। सी किसने, हमें ए साहब ए आपने बोला। ए सेलेक्ट किया है मैंने, बट इट्स लुक लाइक सी आल्सो। स्पेशल रेजोल्यूशन में भी आल्सो नीड टू बी क्रिएट। स्पेशल रेजोल्यूशन से ही उसको रिमूव किया जाता अच्छा। है, ओके। ठीक है जी। सी। ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ commencement ऑफ बिजनेस इज रिक्वायर्ड फॉर होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। हाँ जी कमेंसमेंट का हमने पढ़ा था। आप 3 बंदों में से कोई गलत नहीं होना चाहिए। सर मैं थ्योरी में इतनी ज़्यादा वीक हूँ, मैं सीए सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि थ्योरी नहीं मुझे आती। जब तक प्रैक्टिकल थे वो मेरे फ़ौरन पास हो जाते थे। जहाँ पे उन्होंने 50% थ्योरी की वजह से मेरे पेपर रहते हैं। तो ये वैसे मैंने पब्लिक लिमिटेड कंपनी लगाया है, तो गलती हो सकती है। चलें जी, एक आ गया आंसर। दूसरा, सर मेरा भी यही पब्लिक लिमिटेड कंपनी है सर। 2 हो गए। तीसरा क्या कहता है जी। मैंने डी लगाया। वो तीनों ने डी लगा दिया, तो फिर तो ठीक है यार। आप लोग ऐसे ही कहते हो कमजोर हैं, आप तो चंगे भले तगड़े हो। सर वैसे एक बात है, थ्योरेटिकल हमें भी इतना समझ में आता है, जो कैलकुलेशन होता है ना उसमें चीज़ें समझ में आ रही होती हैं कि हाँ ये सही है ये गलत है, या उसको रीचेक कर सकते हैं, लेकिन थ्योरी में हम लोग थोड़ा डाउटफुल रहता है मामला ना।
उसका मसला पता क्या है, थ्योरेटिकली हम लोग क्यों कमजोर होते हैं। मैं भी आपको बताता हूँ जी, मैं भी मैथमेटिकली बड़ा स्ट्रांग था। थ्योरेटिकली क्योंकि हमारा जो रुझान है ना, वो मैथ की तरफ ज्यादा होता है। हम लोग थ्योरी को पढ़ के ना ऐसे फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं, यार की यार क्या पढ़ना है इसको, पर छोड़ो देख लेंगे, पास ही होना ना हो जाएंगे। जब ये चीज जेहन में आती है ना, और आप देखो अब आप लोग सारे यहाँ यूएई में काम करते हो, जब यहाँ पे पहुंचे होंगे, स्टार्ट में देखा, सब कुछ देखा, तो आपने कहा होगा यार असि कितने आ गए, हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, आपको फिर फील होता है। हालांकि आप देखो यहाँ पे अगर अकाउंट्स की फील्ड, बाकी और भी फील्ड्स हैं, बहुत से अपने पाकिस्तानी लोग बड़े बड़े कॉम्पिटेंट बैठे हुए हैं, लेकिन अकाउंट्स की फील्ड में देखोगे आपको सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट बंदे जो है ना वो पाकिस्तान के मिलेंगे। हाल तो दूसरे के मुल्कों के भी मौजूद हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है वो पाकिस्तानी लोगों की है, और वो ज्यादा कॉम्पिटेंट है। सर स्मार्ट ज़्यादा है पाकिस्तानी लोग, जितने भी हाई पोजीशंस पे हैं ना, वो इसमें कोई शक नहीं है। मैंने इंडियन सीएज के साथ पर्सनली काम भी किया हुआ है, लेकिन जो पाकिस्तानी लोग हैं ना किसी भी फील्ड के हैं, और बाकी अकाउंट्स में सीएज हैं या सीएमएज हैं या कोई और फील्ड है, एसीसीएज भी, इवन एफसीसीएज मैंने देखे हैं, वो उनको कोई कम्पीट नहीं कर सकता। और मैं, आपने जैसे बोला इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मेरे स्टूडेंट भी हैं, मैं उनके साथ जब बैठता हूँ वो देखता हूँ, वो जो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, मैं कहता हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ पढ़ाया किन्ने है। अब अपना सीए जो है वो, उसको देखो, उस बेचारे का रगड़ा निकल जाता है। वो मैं की कहां कि बंदियां ने सिर ते वाल ही नहीं रहंदे। सर पाकिस्तान वाले वैसे हमारा सीए तो बिल्कुल ज्यादती ही है, एक तरह से सारी मेंटल पेशेंट बनाते हैं। वो ऐसे नहीं होना चाहिए, इतना अनलिमिटेड सिलेबस है। अ, ये नुकसान भी है बहुत से लोगों के लिए कि वो किसी एक चीज़ में स्पेशलाइज्ड नहीं हो रहे होते, और जब वो मार्केट में जाते हैं उनकी जॉब्स भी वैसी नहीं होती, फिर वो पार्शली क्वालिफाइड भी होते हैं। और अब जो चीज़ें कर ली हैं, अब तो वो क्रैमिंग सिस्टम हो गया है, वो इन्होंने आईसीएडब्ल्यू फॉलो किया है, वो क्रैमिंग करके आते हैं, तो वो भी बड़े मसले हैं वहाँ पे। फिर अब जो सक्सेसफुल लोग हैं वो हैं जिनको, जो कॉम्पिटेंट थे और जिन्होंने काम ज़्यादा किया हुआ है, मार्केट का काम था, उन्होंने बिजनेस लाइक ऑडिट फर्म्स में उन्होंने अच्छी इंडस्ट्रीज के ऑडिट्स किए हुए हैं या टैक्स में थे, तो वो जो प्रैक्टिकली लोग अच्छे थे तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। और कुछ मुझे क्वालिफाइड सीएज मैंने भी हैं जो, मेरी फ्रेंड है, लाइक मैं पार्शल हूँ, वो क्वालिफाइड है लेकिन मेरी उससे अच्छी पोजीशन है, तो वो अब चीज़ें भी बेटर। एक चीज और है सीए का, थोड़ा सा मैं इस पे, शायद आप मुझे कहेंगे कि प्रेजुडिज्म के आप शिकार हैं। सीए का एक प्रॉब्लम ये भी है, अब अगर आप एसीएमए और सीए का कंपैरिजन करेंगी ना, एसीएमए में पहले, अब आके इन्होंने मेरे ख्याल में पता नहीं अब एफएससी के लोग ले रहे हैं कि नहीं, उनका पहला ही स्टार्ट ही ग्रेजुएशन से होती थी। जो ग्रेजुएट होता था उसको वो टेस्ट लेते थे, और टेस्ट लेके उसको एंटर करते थे। हाँ सीए जो है ये सेकंड ईयर के बाद ले लेते हैं, तो वो एक ना गैप आ जाता था। और अगर थ्योरेटिकली अगर आप सीए और एसीएमए का कंपैरिजन करेंगी ना, तो एसीएमए वाला वो ज्यादा स्ट्रांग है थ्योरेटिकली। सर उसका गैप जो था हम भी बहुत फील करते थे, क्योंकि जो बी कॉमर्स आते थे, अब मैं नॉन मेडिकल से थी, तो जैसे ही मैंने आके पढ़ना शुरू किया तो जो सब्जेक्ट्स मैथ स्टैट्स थे, लेकिन कॉमर्स का मुझे कुछ भी नहीं पता था। और जो बी कॉम में 2 सालों में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो हमें उन पहले 2 क्लासेस में, पहले 2 लेक्चर्स में पढ़ा के ना, तो वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पे आ जाते थे। ये वन ऑफ द रीज़न भी है जो ज़्यादा फेलियर्स होते थे ना स्टूडेंट्स के, कि उनकी बेस कोई नहीं होती थी, फिर उनको बेस बनानी पड़ती थी, वो जाके बी कॉम की किताबें पढ़ते हैं तो फिर आते हैं। मीन्स बहुत सारे इन्होंने इनके हैं फ्लॉज हैं वैसे बॉडी में, फिर रिकॉग्नाइज नहीं जी। करवाया वर्किंग पे भी, मतलब इतना पढ़ा पढ़ा के, और सबसे डिफिकल्ट स्टडीज है और कोई रिकॉग्निशन नहीं है। और आप फेस कर रही हैं इधर यूएई में, ऐसा ही है ना। ऐसे ही है सर, अब यहाँ पे सीए, सीसीए, सीपीएस या सीएमएस वो मैं सारे इक्वल हैं। मैं यहाँ पे जी एक अगले सवाल पे जाने से पहले छोटी सी, मैं रहता था, मेरे साथ एक पाकिस्तानी लाहौर से ही लोग थे, एक लड़का आया नया नया, उसने ज्वाइन किया। हम रोज किचन में मिलते थे। एक दिन मैंने उससे पूछा, मैं क्या यार क्या करते हो आप।
उसने बड़ा प्राउडली मुझे बोला मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। उसकी ऐसे जैसे कि पता नहीं किड्डा बड़ा 30 मार खाना आ गया। सर ये मैं रियलिटी है, आपको नहीं पता लोगों के दिमाग, जैसे पाकिस्तान में डॉक्टर्स के दिमाग खराब है, सेम सीएस के दिमाग खराब है, मतलब वो अपने तो आप को किसी को इक्वल नहीं समझते अपने। मैंने उसको कुछ नहीं बताया, मैंने कहा ठीक है भाई, आप बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह ये है वो। कुछ अरसा गुजरा तो कुछ अरसे के बाद मुझसे पूछता है जी आप क्या करते हो, मैं क्या मैं तो मुंशी हूँ यार। जी। Anthony William is a promoter of a company before the company is fully incorporated. सर He ऊपर वाला देखिए enters क्वेश्चन, जी ऊपर वाला, फॉर सेवरल रीजन इम्पोर्टेंस एबल टू डिटरमाइन वेदर। उसका डी आपने बोला तो है, हाँ मैंने डी लगाया था। तो मेरे ख्याल में मैंने आंसर इसका दे दिया कि नहीं। ठीक है सर, डी है तो फिर करेक्ट है। ये सर नो ये नहीं सर, पता आई था थिंक हमने ये क्वेश्चन डिस्कस ही नहीं फॉलो किया हो गया, अभी। मिस हो गया, रह हमारी गया बातें कहीं से कहीं निकल गई। सर, ये रह गया था, इसको बाकी इसका अच्छा, फॉर सेवरल रीजंस इट इज इम्पोर्टेंट टू बी able to determine whether or not a person is a promoter. Which one of the following reasons is not a valid reason? Promoter of fiduciary duties to the unformed company, ये तो वैसे ही निकल गया, बात ही खत्म होगी। अनफॉर्म्ड कंपनी, फिड्यूशियरी ड्यूटीज टू अनफॉर्म्ड कंपनी। फिड्यूशियरी ड्यूटीज एजेंट के तौर पे आप इसको कह ले कि ये तो जब वो कंपनी नहीं बनी तो फिड्यूशियरी ड्यूटी कहाँ से आ गई उसकी। Promoters are subject to certain provisions contained in the Companies Act 2006. Net. Promoters may be liable for acts entered into on behalf of the unformed company. ये unformed company का नाम आएगा, ये तो वैसे ही out of scope हो जाता है, इसको छेड़ो ही ना। Promoters who sign their name on behalf of unformed company can face criminal liability if the company is not subsequently fully इनकॉर्पोरेटेड। अब यहाँ पे ये जो चीज है ना, वैलिड रीजन इज नॉट अ वैलिड रीजन, इसने डी लगाया है। ठीक है जी। जी सर। 16 पे मैं आप जरा थोड़ा सा तेज ताकि हम कवर कर एंथोनी विलियम इज Anthony William is a promoter of a company. Beware of the company is fully incorporated. He entered into the contract on its behalf with a third party. Under the common law, would a valid contract exist? And if so, who would be the parties to the contract? No contract would exist. A contract would exist, and it would be between the unformed company and the third party. A contract would exist and it would be between Andrew and the third party. A contract would exist and it would be between Andrew and the company. जी बोले। तो मैंने तो सी लगाया है। अच्छा जी, इमरान साहब का सी हो गया जी। हामिद साहब। सर मैंने ऑप्टेंड नहीं किया है। जी सामिया। सर मैंने भी सी लगाया है। अब्दुल रहमान साहब। यस सर, सी लगाया सर। ठीक है जी। Article of association may adopt all regulations contained in table A and first schedule, any of regulation of table A and B both, none. हाँ जी, ए ये एंड तो बी बड़ा बोथ। आसान है। जी सही बोला जी आपने। जी सर, सी बोला, सी सी। मैंने जी सी सामिया। बोला है। सी जी है सर जी। अब्दुल सी। रहमान साहब। यस सर, सी है सर, बोथ है। जी हामिद साहब। सर पढ़ना पड़ेगा, मुझे मालूम नहीं इसके बारे में। अच्छा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं? ये इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, ये रूल्स एंड रेगुलेशन और पॉलिसीज होती है। ठीक है, ये आप ऐसे ही कह ले कि जैसे कि आप एक क्या बोलूं यार, उर्दू के लफ्ज भी नहीं ज़हन चाहते। चलो, रूल्स एंड रेगुलेशंस मींस ये तो समझ आता है ना, रूल्स जी एंड रेगुलेशंस होते हैं इसके। जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो आपका दस्तूर होता है, कॉन्स्टिट्यूशंस होता है, जिसके अंदर आपकी कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, जिसका कंपनी का ऑब्जेक्टिव और जो मेंबर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनीज हैं उनकी डिटेल्स होती है उसके अंदर। ठीक है, एक्टिविटी बताई जाती है मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स के अंदर, और उसको आप थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं, कह सकते नहीं बल्कि कहते हैं। आउट यानी थर्ड पार्टी, यानी आउटसोर्स, यानी किसी हर बंदे की उसके ऊपर
एक्सेस है आपको एक उसको आउटसोर्स, कई जेन में आ रहा है बार बार, यानी कि वो आउटर डॉक्यूमेंट भी होता है, वो कंपनी के अलावा आप हर बंदे को आप जनरली पब्लिक को दे सकते हैं, तो जो कि मतलब ट्रेड लाइसेंस जैसे हुआ यहाँ पर दुबई में होता है, हम दे सकते हैं किसी को भी। दे सकते हैं। और इसी तरह आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है, ये बाईलॉज होते हैं, ये इंटरनल डॉक्यूमेंट कहलाता है, वो एक्सटर्नल। हाँ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल डॉक्यूमेंट है। तो ठीक है। ये दे नहीं सकते किसी को। नहीं, ये आपकी कंपनी की पॉलिसीज, रूल्स एंड ओके, रेगुलेशंस के मुतालिक ठीक है। होता है। ये So आपकी कंपनी को ethical कंट्रोल official करने may के लिए, adopt अवाम को all कंट्रोल regulation करने के लिए। contained table A in schedule. Any regulation table A. Table A, sir. What is table A in one first टेबल ए schedule? के अंदर इसके जो आप देखेंगे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह की ना डिटेल्स है। Okay. ये मैं लिख लेता हूँ आपको, नेक्स्ट अगर इसका आप एक, ये फर्स्ट स्केड्यूल वैसे ही ये अगर सर्च करें ना कहीं से, तो फर्स्ट स्केड्यूल में आपको जो जो चीज़ें भी हैं, जितने टेबल्स हैं या कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो मिल जाएगा। एक सेकंड स्केड्यूल भी होता है, नाम सुने हुए वैसे मैंने। First schedule. So ठीक answer है जी क्या अहमद है? साहब, सामिया ने एक्सप्लेन किया है, आपको समझ आई? मतलब सारा कुछ सर ने ही प्रोवाइड करना है, कोई थोड़ा सा खुद भी चले कोई नहीं, वो हम सब कर लेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हम सब, वो नए है ना इसलिए थोड़ा सामिया ने बताना। अपनी एक इनपुट दी है कि आप इस चीज को थोड़ा सा इस तरीके से भी देख सकते हैं। ठीक है, Obviously, sir. चलें। Which two types of business structures are created via a process of incorporation? Companies and sole proprietorship, partnership and limited liabilities, companies and limited liability partnership, companies and partnerships. हाँ जी, which two type of business structures are created via process of incorporation? हाँ जी, incorporation के process से कौन से दो हैं, बताइए सी लगाया सर मैंने, सी। जी। एक तो सी आ गया, दूसरा यस हामिद सर, सी है सर, अब्दुल जी रहमान। सामिया। सर मुझे इसका आंसर नहीं पता, मैंने डी क्लिक किया है। सर मैंने सी नहीं वाले करा। दुरुस्त हैं जी। जी सी वाले बताएंगे क्यों? सर वो एलएलसी है ना, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो एलएलसी इसमें जी आती है सर। ना, क्योंकि दूसरी तो सिर्फ पार्टनरशिप है ना, हम्म। बाकी पार्टनरशिप बता रही है, तो वो जी एलएलसी है। सामिया, क्लैरिटी आ गई, चलें आगे। जी 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 सर। ऑल मनी पेएबल बाय एनी मेंबर टू कंपनी अंडर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स shall be at debt, interest, stock, none. मैंने डी को क्लिक किया है। तो मैंने तो ए को क्लिक किया है। सामिया, ये स्टेटमेंट पढ़ जरा। All money payable by any member to company under memorandum and article shall be a, ये मेरे माइंड में डेट ही आ रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो तो कंट्रीब्यूट करते हैं ना, तो या देखो शेयर्स जी, होने चाहिए। पेएबल बाय एनी मेंबर, पेएबल का लफ्ज आ गया, तो कंपनी की बुक्स के अंदर क्या होगा? डेट होगा सर, ए होगा। डेट। जी हामिद साहब। अंडर मेमोरी, नो आइडिया सर। आप भी बताएं, आप भी अकाउंट्स में हैं। जी जी। ऑल मनी पेएबल बाय थोड़ी ए सी ये मेंबर। थोड़ी सी ये ट्रिकी पेबल क्वेश्चन है ना, एक्चुअली। पेबल से आपका पेबल वो आ जो गई है है। तो सर डेट होगा ना, डेट। All money payable by any member to the company under memorandum and article shall be a। अगली चीज छोड़ो यार, उन्हें छाड़ दो, अंडर अंडर छाड़ दो, बस इतना पहले ये यहाँ तक कंपनी तक का मुझे आंसर दे दो। सर वाजिब अदा है ना, तो कर्ज वाजिब अदा नहीं होता, कोई भी पेबल डेट होता है या लायबिलिटी ऑब्लिगेशन। डेथ होते हैं ना, मैं सिर्फ, मैं इसलिए देख रहा हूँ, हम सब, आप सब एक फील्ड के हैं, एक आम से टर्म है, हम सबको पता है, और हम यहाँ पे एक पेपर के अंदर कंफ्यूज हो गए थोड़ी सी बात पे। मैं इस चीज पे हैरान हो रहा हूँ कि हम सब जो हैं, एक छोटी सी चीज है, हम क्यों कंफ्यूज हो गए? हमें इसमें तो नहीं होना चाहिए, बाकी ठीक है, सर दूसरी मैंने जगह पे फर्स्ट टाइम होगा। जब रिव्यू किया तो फर्स्ट मैंने यही सोचा कि डेट है, लेकिन मैंने कभी एमओए में देखा ही नहीं है, इसलिए।
लाइक मैं MOAs रीड हमारी तो चेंज देखिए होती आप, रहती है मैंने कहा एमओए के अंदर क्या है, वो एमओए के अंदर या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर बुक्स बताई जाती है, मेंटेन होंगी, उसमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी, मैनेजर कौन होगा, शेयर कैपिटल ऑडिट कितना है। होगा, ये सब कुछ होगा। ठीक है ना, ये तो एक सिंपल अकाउंटिंग टर्म है। चले, कोई बात नहीं, ये मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन जब उसने लिख दिया, प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई, इसकी वजह से परेशानी हुई है। खैर है, ये वाला क्वेश्चन अब आप कभी भी नहीं बोलेंगे। Can a company upon successful incorporation adopt a pre-incorporation contract made for its benefit? Yes, no. नो। नो नो। ठीक है जी। An application to incorporate a company by registration must contain certain information. Which one of the following piece of information is not required? हाँ जी, कौन सी है? Whether the बी। member's liability will be limited or unlimited, the name of the company proposed officer, the intended address of the company's registered office, the proposed objects of the company, whether the company will be public or private. हाँ जी, इसमें से आंसर क्या है? बी है सर। बिल्कुल लगाया सर। द नेम्स ऑफ द कंपनीज प्रपोज्ड ऑफिसर्स। आपने सी सर लगाया क्या है? है? ए लगाया सर सर पहले, मैंने ए। बी किया है। ए लगाया मैं सर, मेरा सर ए है। सी किसने बोला? सर डी दी होगा सर, प्रपोज्ड ऑब्जेक्ट, द डी प्रपोज लग रहा है ऑब्जेक्ट। मुझे। द प्रपोज्ड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी। डी, यस। सर क्यों नहीं बताते? हम सिर्फ ये ये नहीं बताएंगे कि ऑफिसर्स कौन से हैं, मतलब ऑफिसर्स तो कभी नहीं बताया जब आपने इनकॉर्पोरेट करनी है कंपनी, या बताते हैं? ऑफिसर्स मींस व्हाट? जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, मेमोरेंडम के अंदर असल में जो इंफॉर्मेशन आ रही होती है ना, उसके अंदर प्रपोज मेंबर्स की इंफॉर्मेशन होती है, ऑब्जेक्ट भी होता है, एड्रेस भी होता है। ठीक है ना? यस। तो यस। यहाँ पे ये भी बताते हैं कि वो पब्लिक है या प्राइवेट है। इसका मेरे पास जो इसका आंसर आ रहा है, ये डी दे रहा है, द प्रपोज्ड ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। सर वो प्रपोज ऑब्जेक्ट हमें लिख नहीं पड़ता कि कंपनी की क्या एक्टिविटीज होगी उसमें क्या। ऑब्जेक्टिव तो देते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑब्जेक्ट लिखा होता है कि हमारी एक्टिविटी क्या होगी। सर अगर ये बी में यहाँ पे ये होता ना कि प्रपोज्ड मेंबर्स या डायरेक्टर्स हैं तो उस केस में था, लेकिन जब ऑफिसर्स हैं तो ऑफिसर्स एक ब्रॉडर टर्म्स है, उसमें तो बहुत कुछ आता है, तो फिर ऐसे क्यों? में वो तो नहीं, इसका इसका आंसर हम चेक करेंगे इसके ऊपर जरा ना, क्योंकि डी आंसर है इसका। ये आप अपने पास नोट लिख लें, लेकिन मैंने इसको मार्क कर दिया, इसको मैं चेक करता हूँ जी। ठीक है जी। ओके सर। प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी इज द स्टैम्प कॉमन सील सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेमोरेंडम। सर ये आसान है सर, इसका डी लगाया सर, इसका डी आंसर लगाया है सर, सर सी है सर, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डी मैंने कल लगाया सर। जी हम साहब। मेरे को नहीं आइडिया सर। प्रूफ ट्रेड ऑफ लाइसेंस का एग्जिस्टिंग तो कंपनीज, बताया। हाँ सर्टिफिकेट। सर वो वर्डिंग की वजह से ना सर, कभी पढ़ा नहीं कोई है ना। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, आप क्यों आप इस तरह कर रहे हैं? आप तो हौसला करें। सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर जी सी साहब, ठीक होगा। है। हाँ जी, सी सी है। ठीक है ना? हाँ जी। चले, एवरी कंपनी मस्ट ऑप्शन अपॉइंट हम्म। एटलीस्ट वन डायरेक्टर, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, फॉल्स, तो बताएं जी। ये किस सेंस में क्वेश्चन और है मेरे सब, क्योंकि देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डायरेक्टर इन द ईच कंपनी। तो मतलब ये किस सेंस में है कि एक डायरेक्टर जरूर होना चाहिए, कौन सा डायरेक्टर? देखिए, ये एक क्वेश्चन जो उसने बात की, उसने कहा जी एवरी कंपनी। हाँ। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, सारी कंपनियों की वो बात कर रहा ओके। है। अब आप इसको इस तरीके से लेके चलें कि वो सब कंपनी को लेके चल रहा है, सारे उसने, वो क्या कहते हैं पंजाबी जो कहते हैं ना, गधे घोड़े इकट्ठे लेके लाइन चलाते हैं। ठीक है, वो इसने सारी देन कंपनीज को ये ट्रू है, फिर ये ट्रू हैं? है कि मिनिमम
मैंने वैसे फॉल्स लगाया हुआ है सर, आई डोंट नो आप क्यों फॉल्स लगाया? इसका ठीक है, फॉल्स ठीक है। मैं इसीलिए मेरे जहन में आपने ट्रू की बात की तो मेरा आ रहा था कि आपने क्यों किया, लेकिन आपने खुद ही उसकी करेक्शन कर दी कि फॉल्स ही आ रहे हैं, तो मैं इसलिए रुक गया। So it's not necessary to appoint at least one director. It's not necessary. देखिए एटलीस्ट वन डायरेक्टर क्या है, वो सिंगल ऑनर डायरेक्टर की बात आ जाती है, ठीक है जी ना। बिल्कुल। डायरेक्टर्स तो एज पर आपके कंपनी की फॉर्मेशन है जी उसके बिल्कुल। मुताबिक आपका चल रहा होता है। बाकी आपको पता है कि जी सिंगल ऑनर में एक है, तो प्राइवेट लिमिटेड के अंदर क्या है, मिनिमम ये दो आ देर जाते हैं, दो ठीक है तीन ना, चार जितने हो सकते तीन हैं। आते हैं और सात आते हैं। यस सर। क्लियर, सात किस में आते हैं मिनिमम। अच्छा सर, ये क्वेश्चन भी नीचे आया है, वो मुझे मालूम नहीं है, तो ये भी आपने उस पर बता देना है कि मैक्सिमम कितने डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। चले, अभी मैंने सर क्वेश्चन कर दिया था, वो प्राइवेट उसको सर रोक लेते हैं, प्राइवेट जवाब आगे लेते हैं। सर ये व्हाट प्राइवेट इज कंपनी में कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। यस सर दिस ये सर इज। ये 23 का क्या ट्रू है फॉल्स है? 23 का ट्रू है फॉल्स है? वो भी ठीक है, ट्रू रुको फॉल्स है। कंफ्यूज हो फॉल्स है यार, फॉल्स है, हाँ फॉल्स है। सर, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में तो एटलीस्ट वन डायरेक्टर भी चलेगा, लेकिन पब्लिक कंपनीज में तो नहीं नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर देखो दो की बात है, सिंगल ऑनर की बात करेगा तो उसमें एक आता है, यस सर, ठीक है। पब्लिक कंपनीज में तो एटलीस्ट टू डायरेक्टर तो होते ही हैं। तीन और सात आगे है, तीन इनको और मैं सात। बोलूंगा नहीं। आप ये अगर क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज corporate personality? Corporate personality means that the member in general meeting are regarded by law as a person. Corporate personality means that the board of director is regarded by the law as a person. Corporate personality means that the company as an entity is regarded by law as a person. Corporate personality means that all of companies within a corporate group are regarded by laws as one person. सर मैंने सी को क्लिक किया है सर कि सी को कंपनी मैंने भी एक लीगल एंटिटी होती है कंपनी। जी सर अब्दुलरहमान ऐसा, साहब, यस सर, सी होगा क्योंकि कंपनी एज अ लीगल एंटिटी होती है एक। हामिद साहब आपने कुछ लगाया इस पे। नहीं सर, नहीं करा। सी है आंसर इसका, सी। ठीक है, तीनों का ठीक है, ठीक है। If the director exercise their powers for several purposes, how will the court determine if the proper purpose duty has been breached? If any of the purpose are improper, the duty will be breached. If the majority of purpose are improper, the duty will be breached. If the directors were aware that their exercise of the powers was improper, the duty will be breached. If the dominant purpose was improper, the duty will be breached. G. सर मैंने ए लगाया है, ये इसका मुझे मींस हिट एंड ट्रायल मेथड। सी लगा ठीक सर है मैंने, जी, सी है मेरा। सी हो गया, ए सी डी। अब्दुलरहमान साहब, सर मेरा डी है सर, इफ द डोमिनेंट पर्पस वाज इम्प्रॉपर द ड्यूटी विल बी ब्रीच। डी वाला जो सेंटेंस है ना, ये बिल्कुल ठीक है। डी। आंसर डी है जी। अब्दुलरहमान साहब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे कि आपने क्यों इसके ऊपर टिक मारा। ये बस मैंने तुक्का ही मारा है और यार ये सारा सारा काम खराब करता ही यार। चलो खैर, तुक्का भी सही, जैसे भी तुक्का मारा है, क्या जेहन में आया तुक्का मारने के लिए। कुछ एक्सप्लेन करें। अरे ये है कि डायरेक्टर मस्ट बी एक्सरसाइज देयर पावर फॉर द पर्पसेस फॉर विच दे वर कन्फर्न्ड, इफ दे देखें, आर। अगर कोई डायरेक्टर जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है या उस पावर में है कि वो अपनी मर्जी से काम करवाता है, वो
कंपनी पॉलिसीज या कंपनीज के मैटर्स को इग्नोर करता है और अपने फायदे की बात करता है, तो वो बंदा जो है वो क्या है, ब्रीच, अपनी ड्यूटी ब्रीच कर रहा है। ठीक है, ये चीज है, और इसके ऊपर ये डी जो है ये फिट बैठता है। Which one of the following most accurately describe the duty to exercise reasonable care, skills, and diligence? The duty is entirely objective. The subjective element of the duty applies to all directors. The objective element applies to all directors, whereas the subjective elements only applies to directors who have some special skills or ability. The duty is entirely subjective. The subjective element of the duty serves to lower the standard expected of the director. हाँ जी, तो मैंने तो ए लगाया इसको। मैंने ए लगाया सर। ए लगाया जी। ड्यूटी इज entirely objective. Which one of सर the बी following most बी होना accurately चाहिए। describe the duty सर to इस exercise reasonable care, skill, and diligence? हाँ जी, सर बी होना इस चाहिए इस सर। इसमें जो है सर दोनों में डॉट आ रहा है, ए और सी में, ए और सी दोनों। ओके। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा सर बस इसमें। इसका आंसर सी ही है। अगर आप सवाल देखोगे, सवाल के अंदर आपका जवाब मौजूद है। उसने केयर, स्किल एंड डिलीजेंस की बात की है। बी उसने क्या, द ऑब्जेक्टिव एलिमेंट अप्लाइज टू ऑल डायरेक्टर्स। ठीक है सब पे आएगा। वेयर एज द सब्जेक्टिव एलिमेंट ओनली अप्लाइज टू डायरेक्टर्स हु हैव सम स्किल, स्पेशल स्किल्स और एबिलिटीज। ठीक है ना। देखो, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट तो सब डायरेक्टर्स के ऊपर जो अप्लाई होगा वो तो सर सबका केयर, इक्वल है स्किल एंड सारे। डेलीगेंस सब पे अप्लाई हो रहे हैं ना। हाँ, और जो सब्जेक्टिव की बात आती है, जब सब्जेक्टिव की बात आती है तो वो रिलेटेड टू स्किल्स होता है, या किसी का कोई एक स्पेशलिस्ट एरिया है। फाइनेंस डायरेक्टर, लाइक मार्केटिंग डायरेक्टर। अगर उसके पास, आप डायरेक्टर्स हैं जी, मैं जी कंपनी का डायरेक्टर हूँ, फाइनेंस डायरेक्टर, वो क्या कहते हैं, एचआर डायरेक्टर, फिर क्या है जी आपका मार्केटिंग डायरेक्टर, आपका जी सप्लाई चेन डायरेक्टर्स, ये सारे डायरेक्टर्स हैं। ठीक है ना। सारे डायरेक्टर्स की क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी सेम है। अगर एक डायरेक्टर ने कोई काम किया है तो उसके सारे डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन एक सब्जेक्टिव आ जाता है कि जी कि यार इसके पास जो स्किल है, सपोज आप, हम फाइनेंस के बंदे में फाइनेंस की बात ही कर लेते हैं कि यार ये फाइनेंस का जो डायरेक्टर है, इसकी ज्यादा स्पेशलाइजेशन जो डेट के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, या आपका कोई किसी बैंकिंग सेक्टर है सपोज, उनके साथ डीलिंग के वो स्पेशलाइज है। हम फाइनेंसिंग करवाना चाहते हैं, टर्म लोन लेना चाहते हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करवाना चाहते हैं, तो इसके पास एक एक्स्ट्रा एक स्किल है कि वो बैंक्स को कैटर कर लेता है, और फाइनेंसिंग के अपॉर्चुनिटी इसके पास ज्यादा है, ये आराम से फाइनेंसिंग करवा लेगा बाय हुक और क्रुक, वट एवर ही हैज द स्किल। ठीक है, उसके मुताबिक उसको एक स्पेशल एक एज दे दिया जाता है, वो एक सब्जेक्टिव उसके ऊपर एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, यानी आप जब सब डायरेक्टर्स को एक कॉमन में लेते हो तो सब डायरेक्टर्स आर इक्वल्स। ऑब्जेक्टिव सबका क्या है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी, फॉर द रनिंग ऑफ द बिजनेस, सबका ऑब्जेक्टिव यही है कि जी हमारा बिजनेस अच्छा होना चाहिए। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि कुछ स्पेशलाइज्ड आ जाते हैं, तो वो एक सब्जेक्टिव एलिमेंट बन जाता है। हाँ जी, इसका आंसर क्या आ गया, सी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेरिवेटिव एक्शन एंड अ डेरिवेटिव क्लेम? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत मर्तबा आया है। व्हाट इज इसमें को डिफरेंस बिटवीन आप मुझे ए बी सी डी करके बताएं, मुझसे जरा आप जरा थोड़ा सा गला खुश्क हो रहा है मेरा, बोलें जी। आपने खाना खाया है? अभी टाइम नहीं हुआ जी, आपसे फारिग होंगे तो हम खाना खाएंगे।
सर इस ये एक बात मैं बताऊं सर, ये बिल्कुल समझ में नहीं आया, बिल्कुल। सर ये कुछ सर नहीं मैंने लगाया इसका एक लगाया है और इसी से रेलिवेंट कोई नीचे क्वेश्चन था तो शायद, लेकिन मैंने ये पढ़ा नहीं हुआ। आई मीन ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम मैं डेफिनेशंस अच्छा, देखी है। यस मैथ पढ़ा है ना हाँ आप लोगों ने? यस यस सर सर, पढ़ा मैथ पढ़ा हुआ। डेरिवेटिव किया है ना? यस सर डेरिवेटिव में क्या करते हैं? सर डेरिवेटिव इंटर का में मकसद इंटर क्या में किया था सर, अब तो याद भी नहीं है, छोड़ आए हम वो गलियां। इंटर में पढ़ा था सर डेरिवेटिव। है? यार डेरिवेटिव का क्वेश्चन आज भी आ जाए ना, मुझे दो चीजें सबसे ज्यादा आती थी, एक ये, एक डिफरेंशियल इक्वेशंस। जी। सर मेरा अलजबरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था डेरिवेटिव से। तो फिर इसका मतलब भी समझ। सर ये आप बता दें। मुझे याद सवाल आता को है पहले इसके। समझा दें कि सवाल डिफरेंस बिटवीन डेरिवेटिव एक्शन एंड डेरिवेटिव क्लेम, ये थोड़ा इसको सवाल। मैंने एक स्लाइड भी बनाई थी, मुझे याद है ये वाला क्वेश्चन किसी सेशन के अंदर ना बड़ा डिटेल में हमने डिस्कस किया था। चले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेरिवेटिव एक्शन एंड डेरिवेटिव क्लेम? मैं एक थोड़ा सा नीचे पढ़ ले, फिर इसको हम एक्सप्लेन भी करते हैं। The term derivative action refers to cause of action vested in a member personally, whereas derivative claims related to cause of action vested in the company. ठीक है? The term derivative action referred to a matter's ability under the common law to enforce a right belonging to the company, whereas the germ derivative claims refers to the member's ability to commence proceeding under the Companies Act 2006 for wrong done to the company. The term derivative action refers to claims brought by the company for wrongs done to the members, whereas derivative claims is a claim brought by a member for wrong done to the company. A derivative action could not be brought in case of negligence, whereas a derivative claim can be brought in case involving negligence. बेसिकली जो डेरिवेटिव एक्शन और क्लेम्स की बात है, ये कंपनीज में रॉन्ग्स और गुड्स डूइंग एक्शन, इनके मुतालिक है, ये टर्म बोली जाती है। डेरिवेटिव का आप जैसे कि आपको, अगर मैं मैथमेटिक्स में बात करता हूँ, डेरिवेटिव का मतलब है कि उसको आप डेल्टा यानी डिफरेंस लेके चल रहे होते हो। आप देखते हो डेरिवेटिव में से आपकी, अगर मैथ में मैं बात करूं तो आपकी जितने भी वेरिएबल्स होती हैं उनकी पार्ट्स जो है वो रिड्यूस होती जाती हैं, आखिर पे आके एक कांस्टेंट में आके तो हम जीरो। ये कह सकते डेरिवेटिव हैं सर, डेरिवेटिव इज यूज फॉर द मेजरमेंट। आप कह सकते हैं, लेकिन सम एक्सटेंट यहाँ पे लीगल जो टर्म वो बोल रहा है, यहाँ पे डूइंग गुड और डूइंग बैड की बात हो रही है। तो दे आर आप मेजरिंग। डेरिवेटिव एक्शन और क्लेम की बात कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे अगर आप बी जो है इसका क्वेश्चन, इसका आंसर जो है इसका बी है, इसको जरा गौर से देखें। द टर्म डेरिवेटिव एक्शन रेफर टू ए मेंबर्स एबिलिटी अंडर द कॉमन लॉ टू इन्फोर्स अ राइट बिलोंगिंग टू द कंपनी। ठीक है, एक्शन की बात कर रहा है। एक्शन क्या है यहाँ पे? कॉमन लॉ टू इन्फोर्स अ राइट बिलोंगिंग टू द कंपनी, whereas the germ derivative claims refers to the member's ability to commence proceeding under the Companies Act 2006 for wrongs done to the company. ठीक है, क्लेम्स अगर कंपनी ने कहीं कोई गलत किया है तो उसके अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग होगी वो डेरिवेटिव क्लेम्स कहलाएंगी, और जो इन्फोर्स करी जा रही है चीज वो डेरिवेटिव एक्शन कहलाएगी। ओके। इस चीज को अगर थोड़ा सा आपने इन डिटेल भी देखना है, मैं इसको अपने पास नोट भी कर लेता हूँ। नेक्स्ट मैं आपको इसको एग्जांपल्स भी आपको दूंगा ताकि आपको ये सारी समझ आ जाए। ये वाला क्वेश्चन जो तो है ये ये सर बड़ा इस तरह है, इंपॉर्टेंट है।
सर ये इस तरह तो नहीं है कि कोई डायरेक्टर अगर कुछ गलत करता है तो उसके अगेंस्ट जो भी एक्शन होगा वो डेरिवेटिव क्लेम कहलाएगा? डेरिवेटिव क्लेम के अंदर टर्म लफ्ज बोला जा रहा है कंपनी, यानी कंपनी मींस डेफिनेटली उसको चलाने के लिए डायरेक्टर्स ही है। हाँ अगर कंपनी उसमें कलेक्टिवली अगर रिस्पॉन्सिबल है तो वो उसके लिए ये यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आंसर इज द बी। जी, आंसर इसका बी है। बाकी इसको मैं फर्दर आपको ये आप एक्सप्लेन फर्दर करूंगा। डिटेल में इसको रीड करना हाँ, मुझे। ये इसको मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा, क्योंकि इस वक्त अब टाइम बहुत ज्यादा हो गया, मैं भी अब एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। Companies registered under Action 42 Companies Ordinance 1984 cannot pay to its member salaries, dividend, remuneration, both A and B. डिविडेंड लगाया सर, बी। डी लगाया मैंने। ये वही है ना, वो एनजीओस वगैरह और नॉन जी, प्रॉफिट या। ठीक है। आगे जी, मैग्नस इज a member of Tech Planet PLC. The director of Tech Planet breached their general duty to act for a proper purpose, and as a result, the profit of Tech Planet are drastically reduced. As a result, the dividend paid to the members is significantly reduced. Can Magnus commence a derivative claim? Yes, no? यस हाँ जी। यस यस। हाँ? दिस, ये ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है और अंडरस्टैंडिंग में इजी हो जाएगा सर। Magnus is a member of Teleplanet PLC. The director of Teleplanet breached their general duty. अच्छा, to the act of proper purpose. एक proper purpose, okay. And as a result, नो the होगा profit सर। of Teleplanet drastically reduced. Okay. As a result, the dividend paid to the member is significantly reduced. Can Magnus commence a derivative claim? Yes, no? सर No आपने बोला आपका था ठीक है। डेरिवेटिव क्लेम सर कंपनी को करेंगे, किसी डायरेक्टर को तो नहीं करेंगे सर, क्योंकि ये नो होगा सर। बिल्कुल ठीक, नो इसका आंसर है। ओके। मैं इसीलिए इसको दोबारा पढ़ा ताकि हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें कि हुआ क्या। क्यों सामिया, समझ आई कि नहीं? वो तो ही ना गई। जी सर, आ गई समझ। पक्की बात है? जी हाँ, मैं साहब। समझ गया सर, थैंक यू। जी इमरान साहब। जी सर। चले 30। नींद तो नहीं आ रही यार? सर वैसे सारों को एक एक क्वेश्चन पढ़ना चाहिए और आप सिर्फ आंसर बताया करें। जी बिल्कुल सही करेंगे सर। चले पढ़ो भाई, कौन शुरू करेगा? पहला बंदा। बस। मैं शुरू करता हूँ। 30. Which one of the following is unlikely to constitute unfairly prejudicial conduct? The payment of excessive remuneration, mismanagement, C. Improper transfer of assets, D. Preventing the member from obtaining the best price of their shares, non-payment of dividends, exclusion from the management of a quasi partnership company. जी बोले। सर मैंने तो इसका डी किया है मैंने सर सिर्फ एक। बी लगाया, बी, ए और मिसमैनेजमेंट। ओके जी। जी अब्दुल रहमान। डी लगाया सर मैंने। हामिद साहब। मैंने अटेंड नहीं किया सर। बी इसका आंसर है जी। बी, मिसमैनेजमेंट। ठीक है सर। ई। सर ये चले पढ़ो। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा जी? An appointment of CEO shall not be for a period of exceeding dash years, 5, 3, 4 and 10. हाँ जी बोले, क्या आंसर है जी? 3 years। 3 years। ठीक हो गया सर आई हैव वन क्वेश्चन। ये 3 जी। इयर्स जो है, एक जो हाँ मतलब सुने, अब सीईओ सर डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी में, किसी भी देखे, हाँ प्राइवेट कंपनी में जो सीईओ होता हो तो परमानेंट सीईओ रहता है सर। नहीं वो हर साल उसकी रिन्यूअल होती है। आप देखे हर साल, सॉरी कह रहा हूँ, हर साल, हर 3 साल बाद। 3 साल के बाद आप अगर पाकिस्तान में फर्स्ट जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो जो मेंबर्स होते हैं वो फर्स्ट ईयर के ऑटोमेटिकली अपॉइंटेड, जो अपनी कंसेंट देते हैं एज ए एक सेकंड सर, डायरेक्टर। ये तो फिर ये उसकी बात हो रही है पब्लिक लिमिटेड कंपनी की? कोई भी कंपनी है, मैं अभी कंपनी एक जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। जर्नल।
कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है तो उसके जो फाउंडर मेंबर्स होते हैं वो फर्स्ट ईयर 1 साल के लिए डायरेक्टर्स बनते हैं। वो ठीक है। डायरेक्टर्स बनते हैं तो वो अपनी कंसेंट भी देंगे इन राइटिंग टू होल्ड द ऑफिस। डायरेक्टर ऑफिस का डायरेक्टर बनने की वो अपनी कंसेंट भी देंगे। पहले साल के अंदर 1 साल के लिए होते हैं, फिर हर साल के बाद वो उनकी टर्म होती है 3 साल। वो सीईओ इलेक्ट होगा, डायरेक्टर इलेक्ट होंगे, वो हर साल फिर आगे 3-3 साल की टर्म के साथ चलेंगे। इस दौरान अगर कोई रिजाइन दे जाता है तो उसकी जो रिजाइन दे जाता है या छोड़ जाता है या किसी वजह से कोई वो उसकी सीट खाली हो जाती है डायरेक्टर की, तो फिर उस वक्त जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनमें से किसी एक को वो टेम्परेरी यानी कैजुअल वैकेंसी के तौर पे उसको एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है। वो उसकी जगह लेता है जब तक वो नया इलेक्शन नहीं हो जाता। उस वक्त तक वो कैजुअल वैकेंसी के तौर पे वो फिल रहती है। जैसे ही इलेक्शन आता है तो वो नया डायरेक्टर उसकी जगह पे अपॉइंट हो जाएगा। सर सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर भी सीईओ वो इसी तरह कंपनी नहीं है, वो कंपनी नहीं है। नहीं है। ओके। हर वो कंपनी जो SCCP या एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर्ड होगी वो कंपनी कहलाएगी। ओके। इंडिविजुअल का जो होता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं होती, उसका सिर्फ उसमें जस्ट ये लॉ आप अप्लाई अपना नहीं होगा ना सर, 3 ईयर वाला? अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, सही, यही मेरा क्वेश्चन था। ओके, तो 3 ईयर था। जी नेक्स्ट बढ़ें जी। रहमान साहब पढ़ो। जी सर। यार पढ़ने के लिए बोले जी सर के। क्वेश्चन रीड करना है सर। यस सर। पढ़ो ना। यस सर बोल के बंद कर देते हो, पढ़ना तो शुरू करो यार। भाई आपने क्वेश्चन रीड करना है। The courts have identified a number of characteristics to help identifying whether or not a company is a quasi partnership. Which one फर्स्ट of the पार्टनरशिप। quasi partnership? ठीक है। Which one of the following is not such a characteristic? Option A: the company will be an association formed on the basis of mutual trust and confidence. Option B: the shares of the company will not be freely marketable. Option C: all the shares of the company will be owned by the company's director. And option D: there will be an agreement that some or all of the shareholder will be involved in management. जी क्या इसका आंसर आएगा? तो मैंने तो एक और क्लिक किए हुए ए। सर मैंने सी को किया हुआ है, ऑल द शेयर्स ऑफ द कंपनी विल बी ओन्ड बाय द कंपनीज डायरेक्टर। सर मैंने डी को क्लिक किया। सी आंसर इसका ठीक है जी। कंपनी शेयर। Sir, question number 33. A person who is convicted by any court cannot become option A: CEO of the company, option B: officer, option C: director, and option D: none. सर मैंने ए ये वाला सेलेक्ट आपको पता है, आप लोगों को, तीनों लोगों को पता है। हमें साहब अगर आपको पता है तो बोले। मैंने ए सेलेक्ट किया सर। सर मैंने सी सेलेक्ट किया। सर मैंने भी सी सी सेलेक्ट सी सिलेक्ट किया था मैंने भी। सी ही है। आपने डायरेक्टर्स का जब पढ़ा था तो उसके अंदर था कोर्ट से अगर कोई कन्विक्टेड होगा या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से यानी कि वो बैड डेट्स हो गया हुआ है, वो डिफॉल्टर डिक्लेयर हो गया हुआ है बंदा, वो डायरेक्टर्स के ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है जी। फॉर द सीईओ 5 बन years सकते हैं। सीईओ बन सकता है कंपनी का।
ऑफिसर भी हो सकता है, डायरेक्टर नहीं। अच्छा ठीक है। Which Question business? number हाँ 34. Which business structures are known as bodies corporate? Option A, the company and the sole proprietorship, the companies and the partnership. Option C, the company and the limited liability partnership. Option D, the partnership and the limited liability partnership. Option E, the company, the partnership and limited liability partnership. ये ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। सी इसमें लगाया ये मैंने, सी लगाया, इसीलिए LLC मैंने वाला किया सी। C है सर। सी मैंने ये भी सामिया कहा सी। विच बिजनेस नहीं नाउ सर, सी। the हाँ LLC, हाँ, सी the है ना सर, ये company. ऊपर भी आया होता ना, वो 2 टाइप्स का था, वर्ड नहीं था, आंसर तो सेम है। सबने सी लगाया है। यस सर। Yes, मैं तो sir. सी था। चलो Question number 35. The tenure of legal advisor and auditor is option A, 1 year, option B, 2 year, option C, 3 year, option D, 5 year. सर ये ऑडिटर का तो 1 year होता है, 1 year. जी हाँ मैं सब। सर इसका मैंने नहीं करा है, बताइए सर। ये टीनर सामिया 1 ईयर होगा जी, 1 ईयर। 1 year ही है, मार्क भी यही किया है ना, कोई और तो नहीं किया। सर छोटा सा एक्सप्लेनेशन देंगे इसका। हाँ बिल्कुल, जो देखिए लीगल एडवाइजर और ऑडिटर होता है, इसकी एनुअल बेस पे अपॉइंटमेंट होती है। ओके एनुअली इनकी रीअपॉइंटमेंट होती है। अगर सेम ऑडिटर और सेम लीगल एडवाइजर से चल रहे होते हैं तो ठीक है, नहीं, नहीं तो वो वो तो साल के ऑब्वियसली बाद आप हर नया साल बंदा भी ले सकते एक ही ऑडिटर अपॉइंट होगा, लेकिन ये क्वेश्चन ये कह रहे हैं टेन्योर ऑफ द लीगल एडवाइजर एंड द ऑडिटर इज हैं। 1 year है, वन ये। ईयर के लिए अपॉइंट होता है। आप हामिद, उसमें आपने वो ऑडिट रिपोर्ट अगर आपने देखी हो तो ऑडिट रिपोर्ट में जो लास्ट में वो खुद को प्रेजेंट भी करते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर के लिए अपने आप को प्रपोज करते हैं कि आप हमें कर लें, तो हर साल जो होती है वो उनको दोबारा से करना पड़ता है जो ओके उसके ऑडिटर्स बाद हैं। और अगर बोर्ड मीटिंग और होती है, मुझे बोर्ड लग मीटिंग रहा के है, अंदर उसकी अप्रूवल होती है और उसके मिनट्स अरशद बकायदा। भाईजान, जी सर। मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे ना रिटायरमेंट अनाउंस करनी पड़ेगी, क्योंकि अब सामिया बाजी तो आ गई हैं मैदान में। ऐसी बात नहीं है सर। और वो हम भी बेसिकली जोशिला की। नो नो सर, वो नहीं सर, नहीं सर अस्तगफिरुल्लाह। चलेगा। सर आप मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट बैच से इन्होंने पढ़ाना शुरू कर देना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आप अपना वो सर बेसिकली जो हम लोगों का एक्चुअली पहले स्टाइल ये था कि स्टूडेंट्स ही आपस में ज़्यादा डिस्कस करते थे। मैं इसलिए ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हूँ, तो वो फिर सर नहीं, अगर करेक्शन आपका करवा इंटरेस्ट देते। होगा आपको क्लास देंगे पढ़ाने के लिए, फिक्र मत करो। यस सर, दें सर इनको। जिसका बस इंटरेस्ट ठीक है होगा, शाह जो जी। भी एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज है मिलेंगी। ठीक है सर, पहले ही आप इतने नाइस इंसान हैं। किसी अदर दिन मैं बताने लगी थी तो मैं रुक गई कि ऐसे अच्छा नहीं लगता, अरशद साहब ने पूछा था, तो ऐसे कह के आप ज़्यादा अपने प्लस पॉइंट्स बनाते जा रहे हैं। मतलब कि ये क्वेश्चन मेरा अभी क्लियर नहीं हुआ सर, मतलब कहीं कहने ऐसा का ना ये हो है सामिया, ये कि शाह साहब आपके वालिद साहब को जानते हो। ये सर जानते होंगे अगर, तो मेरे ग्रैंडफादर को जानते होंगे, लेकिन वो क्या नाम है जी? मेरे वो थे इनको गाँव का पता है, अगर उस गाँव का पता है तो उनका पता होगा। मेरे फादर की एक्चुअली डेथ हो गई थी 90s में, तो लेकिन अगर हाँ, उन्होंने पढ़ा भी इधर से नहीं है, कैडेट स्कूल कॉलेजेस से पढ़ा हुआ है। तो मेरे अच्छा, वो दादा-अबू का कैडेट नाम था स्कूल। कैप्टन गुलाम मोहम्मद। हुँ, क्या नाम था, वो कैप्टन? दादा-अबू आर्मी में थे, कैप्टन गुलाम मोहम्मद, वो आर्मी में थे, तो इसलिए फिर उन्होंने उन्हीं कॉलेजेस में पढ़ा। कौन सा गांव आपने बोला जी? नहीं बोला। ये 97 है, वो 95 और 97 उसके बाद मास्टर है कासम दे पिंड दे हो? कौन-सा मास्टर कासम का भी मुझे नहीं पता। ये ये इधर खिचकोट गाँव रोड है पे है ना? नहीं, वो 297 है। ये जो हमारे वाला है, ये पेंसरा रोड पे है। पहले कोरियां है ना जहाँ पे स्टॉप, हाँ हाँ हाँ। कोरियां से एक वो कोरियां वाला स्टॉप है, दूसरा 95 है और 97 है। वो वही ना, वो ये जाके बैक साइड पे उधर से लगता है ना, अंडरस्कोर रोड की तरफ वहाँ से पे आता है डीएसपी 90, भी है, वो उनका पता लाइनों होगा। के साथ आपकी रेलवे लाइंस हाँ आती हैं। जी, हाँ जी, रेलवे लाइन के तो साथ सर मास्टर को पता कासिम होगा। साहब हैं,
आपके एरिया के मास्टर कासिम साहब, मास्टर अकरम, मास्टर आजम शायद, या अकरम का शायद मैंने नाम सुना। वहाँ के डीएसपी थे, उनका पता होगा सर को। डीएसपी की वजह से हमारा गाँव काफी फेमस था। सर मेरा एक क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, जी ये जो लीगल एडवाइजर और ऑडिटर है, एक्चुअली दुबई जी में जी। क्या है कि एक ऑडिटर दे कैन डू ऑडिट ओनली फॉर 2 years, देन यू नीड टू अपॉइंट दैट थर्ड पार्टी, एनी मीन्स एनी अदर कंपनी फॉर द ऑडिट फॉर द सेम प्रोजेक्ट और कंपनी। तो ये मेरा नहीं देखिए, question पैदा आप हुआ। यूए का जो अभी मैं इसमें थोड़ा मैं बात आपकी सॉरी काट रहा हूँ, यूए के अंदर भी 1 ईयर का है। हाँ 1 year तो है, लेकिन यानी कि वो तो 1 साल का ही रहेगा एंगेजमेंट लेटर, देन इट विल बी रिन्यू फॉर द अनदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर द नेक्स्ट वो ईयर। लेकिन ये ये है बात, कि हाँ हाँ, एक ही ऑडिटर 2 साल तक इस कंपनी का ऑडिट कर सकता है, देन तीसरे साल आपने एक अच्छा, तीसरी दूसरी कंपनी को आप अपॉइंटमेंट ये दी। कह रहे हैं जी कि मैक्सिमम 2 ईयर्स कंसेक्टिवली वो कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। हाँ उसके बाद फिर दूसरा आप ऑडिटर लें, फिर वो कर ले तो फिर दोबारा आप इसके साथ करा लें ऑडिट इफ यू वांट। कहाँ पे, यूएई में? कहाँ पे, यूएई की बात कर रहे हैं आप? जी जी जी। ऐसा नहीं, तो ऐसा नहीं तो है नहीं, यार। वो आपकी कंपनी की होगी। हम तो जीटी से ऑडिट करवा रहे हैं, ये थर्ड कंसेक्टिव ईयर है, और उन्होंने फोर्थ के लिए भी किया सजेस्ट। आपकी मर्जी है। इवन 5 इयर्स हमने पाकिस्तान में भी पढ़ा था, आई थिंक 5 इयर्स के बाद भी उन्होंने एंगेजमेंट पार्टनर को चेंज करना होता है। ठीक वो है। ऑडिट फर्म हाँ तो आप जस्ट चेंज आई कर जस्ट सकते वांट टू क्लियर दिस क्वेश्चन ओनली। या हाँ, इसमें ये देखें, इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि मेरा एक क्लाइंट है तलाल अबू गजाल से, वो करवा रहे हैं पिछले 3 साल से। ओके। तो देर इज नो, कोई ऐसी चीज नहीं है। हमारा भी ऑडिटर जीटी है। हम्म। ठीक है देन क्या मैं भी बात है जी, जीटी इसका वाले फॉर्म। इकट्ठे हो गए भाई। हाँ, ये अल यूसुफ चलो, मोटर्स डिलाइट वाला वालों, है। कोई डिलाइट वाला है कोई? नहीं सर। डिलाइट वाला तो नहीं है। हैं। डिलाइट वालों को मैंने पीडब्ल्यूसी और डिलाइट को ड्यू डिलिजेंसेस करवाई हुई हैं, वैसे ऑडिटर्स नहीं है वो हमारे। आई चले थिंक जी, नेक्स्ट, सिर्फ लैंड अगला शुरू डिपार्टमेंट करें का। जी। जी जी विच कंटिन्यू। वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर claimant principle where a company is acting within the powers the courts will not interfere in matters of internal management unless the company itself commence proceedings. If a procedural irregularity is committed, a member cannot commence proceeding if the irregular can be ratified by a simple majority of the member. The company can commence proceedings for wrongs committed against it. Members can only enforce the right of companies if they have acted in a proper, just and reasonable manners. जी सर बोलिए। मेरे हिसाब से मैं अब ना बोलता जा रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सी आंसर है इसका, अपने अपना टिक कर लीजिए। जी Private company must not have more than 20 members, 30 members, 40 members, 50 members. हाँ जी। 50 members। ओके जी, 50 मेंबर 50। डी आंसर है जी इसका। ठीक है, आमिर साहब जरा थोड़ा सा आप जी ऑब्जॉर्व जी। कर लीजिएगा। हाँ अब इसको मैं जल्दी जल्दी चलूंगा, हाँ नो जो कोई प्रॉब्लम। होगा तो फिर बाद में लास्ट पे जब ये करेंगे। क्लोज होता है तो मेरे से क्वेश्चन कर लीजिएगा। डू द जनरल ड्यूटीज अप्लाइज ओनली टू पर्सन्स हु हैव बीन वैलिडली अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर? यस नो, बताइए। नो। यस। नो। नो। ठीक है जी। एनी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबर टू फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज? हाँ जी, आ गया जी। ए, ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन सकती है, तो इसलिए मिनिमम 1 है। डू इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस स्ट्रक्चर आउट नंबर अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस स्ट्रक्चर? यस नो। नो। ठीक है जी, नो के ऊपर आप टिक मार लें। Which one of the following is not a general duty? To promote the success of the company for the benefit of its members, to obtain shareholders' approval for substantial property transactions, to avoid conflict of interest, to act in accordance with the company's constitutions. हाँ जी, बी इसका आंसर है। बी। बी फॉर बिग। हाँ जी, बी फॉर बिग। ओके जी सर। सर। कंपनीज इन यूके आर प्रिंसिपली रेगुलेटेड बाय, यार इसके ऊपर ये यूके का है, इसका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं, लेकिन हम इसको पढ़ लेते हैं। चलें, इसका सी आंसर है। हाँ ऊपर जिक्र हुआ था इसका सर।
A company can be created in several ways. Which one of the following is not a valid way of creating a company? A company cannot be created by the chancery division. ये भी related to यूके है, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं कुछ, थोड़ा सा इसके ऊपर हम बात भी कर लेंगे. Any company can be created in several ways. Which one of the following is not a valid way of creating a company? A company can be created by the Chancery Division of the High Court. A company can be created by registering certain document. A company can be created by an act of parliament. A company can be created by royal charter. हाँ जी, इसके अंदर आंसर इसका है, ये कंपनी कैन बी क्रिएटेड बाय चांसरी डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट. इसका ए आंसर है कि यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वे ऑफ क्रिएटिंग. देखो हाई कोर्ट कंपनी क्रिएट नहीं करती, वहां तो डिस्प्यूटेड चीजें जाती हैं, वहां पे डिस्कस होते हैं. ठीक है. रजिस्टरिंग एंड सर्टन डॉक्यूमेंट. ए कंपनी कैन बी क्रिएटेड बाय रजिस्टरिंग सर्टन डॉक्यूमेंट. एससीसीपी के साथ अगर कोई चीज रजिस्टर एप्लीकेशन दी जाएगी, उसमें डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, उसके जरिए फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया जाता है. एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आप देखते हैं कि बहुत सी कंपनीज थ्रू पार्लियामेंट, ये रिलेटेड टू पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कोई कंपनी या कोई प्रोजेक्ट बनाना, कोई प्रोजेक्ट चलाना होता है, तो वो एक पार्लियामेंट के एक्ट से या पार्लियामेंट की मंजूरी से एक नई कंपनी बनाने के लिए वो कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा सकती है एससीसीपी से. ए कंपनी कैन बी क्रिएटेड बाय रॉयल चार्टर. ये ब्रिटिश के चार्टर के जरिए कोई, यानी कि बादशाही लेवल की बात है. लेकिन आप पहला हाई कोर्ट के जरिए कोई कंपनी क्रिएट नहीं होती, वहां पे तो डिस्प्यूट है, उसकी रेजोल्यूशंस होती हैं या केसेस होते हैं. वहां वो कोई भी किसी किस्म का कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसेस नहीं है वहां पे, ये अपने ज़हन में रखिए. बाकी ये तीन जो है, ये इन एरिया में कंपनी बनाई जा सकती है बाय पासिंग लॉ, या कोई किसी प्रेसिडेंट के या बादशाह के, वहां पे क्वींस के किसी ऑर्डर से ये काम हो सकता है. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अडॉप्ट ऑल रेगुलेशन कंटेन इन टेबल ए इन द फर्स्ट ऑप्शन स्केड्यूल. सी. 45 में ये जी हमने सी आ गया. ठीक है जी. इसमें भी Every company shall send to its members a copy of memorandum at their request within 10, 12, 14, 21 days. कितने days? 14 days. Companies registered under section 42 are also called NGO, private limited, public holding. हाँ जी, एनजीओ सर. ए ऑप्शन. ठीक हो गया. The amount payable. 46 का आंसर क्या है? 47 का, 46 का सी है, 46 47 ए है. 46 सर, 46 सी है, सी. जी. C for cat. The amount payable on application of each share shall be the ordinary amount of shares, special amount of shares, nominal amount of share, both B and C. सर सी होगा, नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर मैंने लगाया. बिल्कुल ठीक है, आपने लगता है चाय पी ली है. A person cannot become director of a company or if he is minor, unsound mind, insolvent, all of the above. ऑल ऑफ द अबव. डी आंसर है मेरा. All of the above. All of the above, yes. Special resolution is passed by 2/5 members, 1/2 members, 3/4 member, 6/10 member. सर परसेंटेज में बताएंगे. 3/4 member. जी. 75%. मेजोरिटी. 3/4 है जी, 75%. 75% ना सर. जी Yes. बॉस. ओके. लो जी, ਹੁਣ ਜੀ अब्दुर्रहमान साहब ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ कितने ठीक हो गए. शुक्रिया सर मेरे तो इस बार सर बहुत गलत हुआ है. ठीक कितने हैं? मैंने गलत टिक किया. 1 मिनट सर, मैं बताता हूँ. 1 2 3 4 5 6 सारे 7 rest of the persons count your correct questions please. 8. सर मेरे 29 मार्क्स आए इसमें से. ओ जी, आप तो पास हो गए. सर मेरे सर अगर 11 मिस्टेक हैं. 11 मिस्टेक्स हैं. पास तो तुसी भी हो ही गए हो. सर मेरे 22 गलत जी हैं. साहब, जी 22 साहब. गलत. सर मेरा लॉ पास होगा तो आपको स्पेशल ट्रीट जहाँ पे आपके हैं वहाँ पे. सर मेरे ठीक है 22 गलत हैं. ये सर कलेक्टिवली हम लोग सारे मिल मिला के कर लेंगे सर. चले ठीक है जनाब. हामिद साहब. सर मैं तो जस्ट
मैंने अटेंड ही नहीं करे ना कुछ क्वेश्चन। यार जितना भी किया है उतना बोले, जो हम जो उसी की अटेंड किए थे वो इवैल्यूएशन तो कर रहे हैं। करेक्ट थे मेरे, मैंने काउंट नहीं किए सर। मैंने सब, क्योंकि रेड हाईलाइट किए ना जो जो आंसर थे, तो काउंट नहीं कर सकता सर मैं। ओके जी इमरान साहब। सर मैं कह रहा हूँ 22 गलत है मेरे। 22 गलत है। 50 में से 22 गलत है। पास तो हो गए हो, तो निकल ही गए हो, 3 नंबर ज्यादा ले लिए। पेपर की टेंशन हो रही है, पता नहीं। सर देखिए बस चीज पेपर क्या में है, कंफ्यूज ना हो जाए, उस दिन एक देखो टेंशन रहती ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस है। आप लोग यहाँ पे परफॉर्म करोगे, यहाँ पे गलतियां जो है ना वो दुरुस्त की जा सकती हैं, वहां पे ठीक नहीं होंगी। है। समझ गए? यस सर। लो जी, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सर काम ही उधर किया। कोई पूछने का कोई ऑप्शन वगैरह नहीं होगा? किस तरह मतलब कहीं फंस जाए तो किस तरह करेंगे, कहीं भाई कंफ्यूज हो ਤੁਹਾਡੇ जाए ਕੋਲ टाइम ही ਇੰਨਾ कौन है, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ किसी ਕੋਲੋਂ है? सर तो आपसे ही पूछना है, आपको कॉल पे लेके। फंस जाएंगे मैं तो सर। आपको उस वक्त तो पता नहीं मैं कहाँ आऊंगा। सर मैं वो सोच बात रहा है। इंस्टीट्यूट में आ जाऊँ, लेजेंड इंस्टीट्यूट ना, पेपर वाले टाइम। आप जी सर लेजेंड में वो आ ना जाएं वहां अभी पे। आप जी जी बोले। सर अभी आप पढ़ा रहे थे तो मैंने ये ड्राइविंग का टेस्ट दिया थ्योरी का। तो हम्म। वहाँ पे कोई पठान थे, तो उन्होंने कहा आपने ना रीड नहीं करना, सिर्फ मुझे देखना है।